जय हिंद दोस्तों। मैं पवन अग्रवाल, सीईओ डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट मैगजीन न्यू दिल्ली। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएसए स्पॉटलाइट पर। आशा है आप स्वस्थ एवं सानंद होंगे। आज का जो ये पॉडकास्ट है ये बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके का पॉडकास्ट है जो आपको भी मजा आएगा सुन करके और समझ करके, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता आज के समय में है। तो दोस्तों, यह विषय है राजनीति, फौज और चुनाव। ये तीन विषयों पर हमने फोकस किया है इसको। हम जानते हैं कि देश में राजनीति की क्या स्थिति है, किस प्रकार से पिछले 30-40 वर्षों में राजनीति का स्तर बहुत नीचा आया है और उस स्तर के कारण से एक आम व्यक्ति के अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। चाहे वो इकोनॉमिक रीजंस हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति हो, क्योंकि ऐसा लोगों को लगता है कि शायद जो हमारे राजनेता हैं उनका कमिटमेंट उस तरीके से नहीं है। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है ये इसी विषय पर है और आप भी अपने कमेंट्स हमारे बॉक्स में लिखिएगा कि क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं। दोस्तों, राजनीति में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां भारत में हैं उन सभी ने महिलाओं के लिए एक रिजर्वेशन रखा है 30 या 33% का। मेरा आग्रह यह है, मेरा प्रश्न यह है कि आज जब राजनीति की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, राजनीति बहुत स्वच्छ नहीं रह गई है, ऐसी स्थिति में और जिस प्रकार के संकट आंतरिक और बाह्य हम लोग अपनी रक्षा सुरक्षा में देख रहे हैं, तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि सभी राजनीतिक पार्टियां जब टिकट बांटती हैं उसके अंदर एक रिजर्वेशन फौजी भाइयों और बहनों के लिए रखे। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हैं, जिनका एक लंबा अनुभव है देश की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित। तो स्वागत है जनरल वीके चतुर्वेदी सर। आज का विषय मैंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आपका स्वागत है डीएसए स्पॉटलाइट पर। तो जनरल साहब, मेरा पहला प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि राजनीति में अब वह समय आ चुका है भारत में जब हमारे वेटरन्स को भी बढ़ चढ़ करके और हिस्सा लेना चाहिए? जी जनरल साहब। पवन जी, आप ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है आज। और मैं समझता हूं कि ये एक राष्ट्र हित में एक बहुत बड़ा कदम होगा कि कुछ परसेंटेज, बिकॉज अभी तक जो एक हम लोगों की ट्रेनिंग है और जो हम लोगों की परंपराएं रही हैं, परंपराएं क्या मतलब, जो हम लोगों को सिखाया जाता है कि पॉलिटिक्स से दूर रहना है, राजनीति से दूर रहना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक नेचुरल तौर पे आप समझिए कि दूर रहे हैं। जी। और ये अ, अगर आप पूरे विश्व में देखें तो अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, सभी जगह पूर्व सैनिकों ने बहुत अच्छा योगदान राष्ट्र के निर्माण में किया है। जी। और ये लोग दोनों, एक तो शासन है, प्रशासन है, लीडरशिप, नेतृत्व की बात है, और समर्पण भाव की बात है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो एक अच्छे नेता के लिए, एक राष्ट्र के लिए जो कार्य करने वाले नेतृत्व होगा उसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस सब को जब देख के आपने बहुत सही कहा कि जो पूर्व सैनिक अधिकारी हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो सब उनके काफी अभी भी वैल्यूएबल जो टाइम हो सकता है, यूजफुल जीवन हो सकता है, बहुत राष्ट्र बड़ा के कंट्रीब्यूशन समर्पण, उनका हो सकता है। कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जी। अब कितना परसेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये तो एनीबडी को दिखाई, और किस मोड में होना चाहिए कि आप हर पॉलिटिकल पार्टी 10% रिजर्वेशन करे, या फिर टोटल 543 कंस्टिट्यूएंसीज में से कुछ ऐसी कंस्टिट्यूएंसी बता दी तो जाए रिजर्व वहां कर केवल दिया जाए, फौजी फौजी ही वहां से कर चुनाव। सकता है। वो बहुत भी अच्छी है, बात। जैसे झज्जर है हमारा, राजस्थान वगैरह में कुछ ऐसी हैं, जहाँ पे हिमाचल में, जम्मू में, हर स्टेट में आपको मिलेंगे कि जो कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे
पूर्व सैनिक और सैनिक भी, सर्विंग सोल्जर्स भी बहुत ज्यादा उनकी संख्या है। जी तो ऐसी कंस्टिट्यूएंसी को अगर रिजर्व कर दिया जाए तो डेफिनेटली 15-20 ऐसे पूर्व सैनिक वहां पे लोकसभा में पहुंचेंगे जो अपनी आवाज उठाएंगे, समर्पण भाव से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, स्वच्छता लाएंगे, पारदर्शिता लाएंगे, और उसका इफेक्ट सब पर पड़ेगा। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि पूर्व सैनिक एक अलग ही ब्रीड है, ये नहीं, वो भी इसी जनता से आते हैं। लेकिन समर्पण भाव, कुछ प्रशिक्षण, कुछ नॉलेज भी, क्या ज्ञान भी है, घूमे हुए भी हैं, पूरी भारत को देखा है, जी अनुभव भी है। तो इन सब चीजों को, शासन का भी है, प्रशासन का भी है, और वेरियस ब्यूरोक्रेसी से हैंडल करना, राजनेताओं से हैंडल करना, ये सब उनको अच्छा खासा अनुभव होता है। तो उस अनुभव का लाभ राष्ट्र को मिले तो ये बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा होता है तो जनरल साहब, मेरा एक दूसरा प्रश्न ये है कि आज जब हम राजनीति में देखते हैं, लगभग सभी पार्टियों में दागी लोग बहुत हैं, जिनके ऊपर कई कई अपराधों के केस चल रहे हैं, और कई तो ऐसे लोग हैं कि जो जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स हमने देखे हैं, और ऐसे भी कैंडिडेट्स हमने देखे हैं कि जो कि बिल्कुल अनपढ़ और गंवार हैं, जिनको समाज के किसी तबके के बारे में कोई ध्यान नहीं है, केवल पैसे पर और अपने बल पर उन्होंने चुनाव में टिकट लिया और चुनाव जीत गए, और वो संसद में जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे फौजी भाई और बहन हैं। आजकल तो हमारी बहनें भी फौज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, और फौजी भाई तो हमारे कर ही रहे हैं सारा काम। तो इन दोनों का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, तो ये लोग तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या ये आवश्यक नहीं है कि देश को जो संकट दिखाई दे रहे हैं, आंतरिक भी और बाहर से भी, उसमें हमारा समाज वो सुरक्षित महसूस करे कि हमारे यहाँ जो सत्तानशीन लोग हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, उन लोगों के अंदर एक जज़्बा है, समर्पण है, डिसिप्लिन है, देश के लिए मर मिटने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो दे दिया है। बहुत ही सही कह रहे हैं आप। लेकिन कुछ चीजें हैं कि ये बड़ा शिक्षा, डिग्रीज और ज्ञान, विवेक, नॉलेज एंड विजडम में थोड़ा सा मैं समझता हूं कि अंतर है। कुछ लोग अनुभव के तौर पे बहुत अच्छे ज्ञानशील हो जाते हैं, विवेकशील हो जाते हैं, और कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे लोग भी, मतलब डिग्रीज हासिल किए हुए लोग भी, उनको इतना अनुभव नहीं होता। इस दोनों में एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जरूर नेतृत्व में, कुछ पॉलिसीज में नीतिगत फैसले लेने चाहिए। दूसरा, एक ऐसी चीज है जो आपने रेज की कि स्वच्छता, कुछ क्रिमिनल्स, ये बहुत सीरियस इश्यू है, गंभीर विषय। जी कोई भी क्रिमिनल अगर संसद में पहुंचेगा तो उसका बहुत अ, अ, एक ऐसा प्रभाव पड़ता है जनता पे कि जिसके पास ये सब चीजें करने की सोच है, जिसके पास थोड़ी धन की शक्ति है, वो अपने बलबूते पर, और पास्ट में आपने देखा भी है कितने कुछ ऐसे लोग हैं जिनको संसद में पहुंचने तक का अधिकार नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जीते, और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में वहां पे हुए हैं। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इन चीजों को जरूर अंकुश लगाना चाहिए, और कुछ ऐसा जैसे कि हमारे सैनिक जीवन में हम लोगों ने अनुभव किया है कि जैसे ही आपके अगेंस्ट कुछ चार्जेस लग जाते हैं या कुछ लग जाते हैं, आप फौरन एक काम, जिस जो आपके पास ओहदा पद होता है उससे आप निवृत्त करके फिर आप उसको फेस करिए, और अगर आप सब कुछ ठीक रहता है तो आप दोबारा रीइंस्टेट होते हैं, नहीं तो आप जो भी निर्णय कोर्ट्स लेती हैं उसके हिसाब से उस पर तामील होती है। ये से कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए। स्वच्छता एक बहुत बड़ी चीज है, चरित्र निर्माण बहुत बड़ी चीज है, व्यक्ति निर्माण बहुत बड़ी चीज है। राष्ट्र के निर्माण के लिए हमको समर्पित व्यक्तियों को
जरूरत है। और जब तक ऐसे व्यक्ति नहीं आएंगे जी। तब तक एक सच्चे जो गति से भारत का निर्माण होना चाहिए वो शायद नहीं पॉसिबल होगा। तो इसलिए जैसे जैसे हम उदाहरण पेश करते रहेंगे, हमारे आज के जो प्रधानमंत्री जी हैं एक बहुत ही अ, अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, जिस तरह से समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस तरह के अगर नेतागण आएंगे तो जरूर स्वच्छता आएगी और जरूर बेहतर भविष्य के लिए मैं भारत को समझ सकता हूँ जरूर होगा। तो जनरल साहब, एक बहुत बड़ी चीज हमारे यहाँ समाज में राजनीति को लेकर के काफी शक के दायरे में रहते हैं कि अधिकतर जो राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो सांसद हैं या नहीं हैं, लेकिन राजनीति में वो प्रखर रूप से काम कर रहे हैं। क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक हमेशा सवाल बना रहता है, जिसके कारण से समाज में और खासकर महिलाओं में एक असुरक्षा की भावना रहती है। तो क्या आप ऐसा समझते हैं कि फौज के लोगों की, पूर्व सैनिकों की जो क्रेडिबिलिटी है, उस पर तो कोई शक किसी प्रकार से कर ही नहीं सकता? तो क्यों नहीं उनको हम लोग प्रोजेक्ट अ, करें? पवन जी, आप बहुत सही कह रहे हैं कि अगर विश्वसनीयता का सवाल है, विश्वास का सवाल है, ट्रस्ट का सवाल है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है, तो हमारे सैनिक भाई और पूर्व सैनिक अ, दोनों ही बहुत ऊंचे पायदान पे हैं। बहनें भी हैं कुछ हमारी, एक्सेप्शन जरूर। साहब हमारी बहनें भी हैं आजकल। जी मैं हाँ, देख रहा हूँ बिल्कुल कि बहनें भी हैं, आप जो हमारी सही कह तीनों रहे हैं। अब फोर्सेस तो हमारी में। बहनें भी कंधे जी। से कंधा हाँ। और मिला उनमें के भी हमारे एक साथ काफ़ी चलती हैं। बड़ी संख्या है कि जो कि अब 10 से 12 साल, 15 साल वेरियस फोर्सेस में सर्व करने के बाद रिटायर हुई हैं और विभिन्न क्षेत्रों में वो अभी भी बहुत अच्छी तरीके से प्रखर रूप से काम कर रही हैं। तो क्यों नहीं महिलाएं बिल्कुल सही भी, कहा। और हमारे पूर्व सैनिक महिलाएं जितनी हैं, उन लोगों को भी हम लोग प्रेरित करें किसी प्रकार से। और मेरा आज इस पॉडकास्ट को करने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं और जो हमारी जो बहनें हैं सेना में जिन्होंने काम किया है, तो क्यों नहीं वो लोग भी पॉलिटिक्स में आए? क्यों नहीं पार्टियां उनको जो है इंडक्ट करें और समय आने पर उनको टिकट दें, ताकि उनकी पवन जी, बड़ा क्रेडिबिलिटी की वजह से। एक ऐसा एक ऐसा ये विषय आपने आज उठाया है, महत्वपूर्ण है। लेकिन फौजी जीवन में थ्रू आउट हमको डे वन से बताया जाता है कि राजनीति से दूर रहिए। जी। और अब बाहर आते हैं तो तकरीबन आप परफेक्ट हो चुके होते हैं। तब आप, अगर कुछ ही लोग हैं, जो बिरले हैं, जो राजनीति में जा पाते हैं, और वहां जाके फिर सफल होना, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जैसे अपने जनरल अ, वीके सिंह जी का एक उदाहरण है। एक अलग ही जीवन है फौज का जीवन। एक सब कुछ रूल्स रेगुलेशन और हर चीज व्यवस्था के तहत चलता है। जबकि बाहर का जीवन, वहां पे व्यवस्था करनी पड़ती है आपको। और कानून वगैरह किस तरह से पालन करें, किस तरह से बनाए जाएं, ये एक बहुत एक इतना आसान नहीं है। शुचिता इसमें जो आपने कहा, समर्पण है, राष्ट्र प्रथम की भावना है, ये चीजें हैं जो अगर आप सबसे सर्वोच्च पद पे रख के चलेंगे तो हमेशा सही निर्णय लेंगे। और उसके लिए, जैसा आपने कहा, जो पूर्व सैनिक हैं, पूर्व मेरी हमारी बहनें हैं, सैनिक नारियां, वो सब अच्छा योगदान दे सकती हैं। और उसके लिए अगर बिगनिंग होती है तो बहुत अच्छी एक पहल होगी। और उसकी तरफ बढ़ना, मैं समझता हूं कि कुछ ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज जहां पे कि पूर्व सैनिकों का और सैनिक भाइयों का ज्यादा जनसंख्या है, उन कंस्टिट्यूएंसी को अगर रिजर्व कर दिया जाए कि ये केवल यहाँ पे पूर्व सैनिक ही लड़ेंगे, तो जी। एक कम से कम गारंटी होगी कि उतने नंबर पूर्व ये लोग सैनिक जो हैं वो पूर्व सैनिक लोकसभा में पहुंचेंगे। पहुंचेंगे। और जब वो वहां पहुंचेंगे तो जरूर वातावरण में डिफरेंस आएगा। जरूर शुचिता आएगी, पारदर्शिता आएगी, क्रिमिनल्स की कमी आएगी। ये सब चीजें हैं। और ये आज का मैं देखता हूं कि हर राजनीति का जो
नेतृत्व है वो सब यही कहते हैं कि हमको शुचिता लानी है, हमको पारदर्शिता लानी है, हमको भारत को ट्रांसफॉर्म करना है, भारत को विश्व में यश और कीर्ति के शिखर पे ले जाना है। ध्येय शायद सबका एक है, जी लेकिन जब मीन्स होते हैं तो उसमें थोड़ी कमी हो जाती है। जनता का विश्वास और ट्रस्ट हासिल करने में भी मैं समझता हूं कि कोई लोग गलत तरीके भी अपनाते हैं। इन सब अगर हमारा ध्येय सही है, हमारी नीयत सही है और राष्ट्र प्रथम की भावना से हम आगे बढ़ रहे हैं जी। तो सब सही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरल साहब, आज की हमारी जो ये चर्चा हो रही है, और मैं सोचता हूँ कि ये हमारे जो पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स डिफरेंट पार्टीज में हैं, उन तक ये बात पहुँचे, क्योंकि ये एक देश का बहुत बड़ा सेगमेंट है कि जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा सकता, उनकी विश्वसनीयता के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता, उनके डिसिप्लिन जो उनकी लाइफ है, वो ए वंस अ फौजी इज ऑलवेज अ फौजी, तो वही उनका डिसिप्लिन पूरे जी जीवन रहेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के हाथ में यदि कमान आती है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पूर्व सैनिक, हमारी पूर्व सैनिक महिलाएं अगर संसद में, विधानसभाओं में, जिला पंचायतों में, परिषदों में पहुंचती हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फर्क समाज को देखने को मिलेगा और समाज का पूरा सहयोग और पूरा विश्वास उनके ऊपर किया जाएगा, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। और जो आपने एक सुझाव दिया कि डिफरेंट कंस्टिट्यूंसीज को रिजर्व किया जा सकता है, ये भी आपका बहुत बढ़िया सुझाव है कि जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां अधिक संख्या में पूर्व सैनिक रहते हैं या हमारे सैनिक पोस्टेड हैं, तो ऐसी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को चुनाव आयोग जो है, अगर वहां तक हमारी आवाज पहुंचे, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पहल होगी और देश को जो हम जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं और विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब स्वच्छ छवि वाले और फौज का जीवन जिए हुए लोग राजनीति में आएंगे और एक उदाहरण पेश करेंगे। तो जनरल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत सही समय कहा। देने के लिए, और मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। इसी से हम लोग और आगे विषय निकालेंगे जिस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे दोस्तों जनरल वीके चतुर्वेदी जी हमारे साथ, जिन्होंने बहुत खुल के हमसे ये बात की है कि किस प्रकार से एक आमूल चूल परिवर्तन जो है देश की राजनीति में लाया जा सकता है यदि पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक महिलाओं को राजनीति में लाया जाए, उन्हें विभिन्न स्तरों पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, परिषद स्तर पर, विधानसभाओं में और संसद में यदि भेजा जाएगा, तो निश्चित रूप से भारत की छवि बहुत अच्छी होगी और भारतीय समाज को एक रक्षा और सुरक्षा के ऊपर भरोसा होगा। धन्यवाद दोस्तों, आप जुड़े रहिए। जय हिंद।